मेरे प्यारे शिष्य, आज से हम आपको मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिखाएंगे। पिछले क्लास में हम एक क्वेश्चन को कई एक तरीका से हल करके आपको दिखा रहे थे। हम आपको सिखा नहीं रहे थे कि कैसे हल किया जाता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य वहाँ पर आपको सिखाना नहीं था, बल्कि हम आपको कुछ और वहाँ पर समझाना चाह रहे थे। हम आपसे कहना ये चाह रहे हैं कि एक ही प्रश्न को कई एक तरीका से हल किया जा सकता है, लेकिन जब हम उसको हल कर रहे थे तो आप वहाँ पर ये देख रहे होंगे कि उसको हल करने के क्रम में किसी तरीका से हल करने में समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जा रहा था, किसी तरीका से हल करने में समय थोड़ा सा कम लग रहा था। तो हम आपको कहना ये चाह रहे हैं कि आप प्रतियोगिता के रणभूमि में कदम रखने जा रहे हैं, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करना है। तो इसके लिए आपको सबसे शॉर्ट, सबसे इजी, सबसे फास्ट मेथड सीखना ज़रूरी है, और वो मेथड है खाटी मेथड। चुटकी भर में सुलझाएं मैथ्स की समस्याएं खाटी मेथड के 5 मिसाइल से, जिसमें आपका मिसाइल ये है: तुलना करने पर आधारित, बैलेंस करने पर आधारित, गाय मुर्गा पर आधारित, पूरे ग्रुप पर आधारित, शेष ग्रुप पर आधारित। बारी बारी से हर मिसाइल को दागने के लिए हम आपको सिखाएंगे, जिसमें से सबसे पहले हम आपको सिखा रहे तुलना करने पर आधारित मिसाइल को दागने का तरीका आपको सिखा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा समय इसी में लगता है। ये सब में 3-3 दिन, 4-4 दिन लगता है, ये समाप्त हो जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी समय लग जाता है। इसको हमें बहुत बारीकी से सिखाना है। आप YouTube पर बहुत सारे टीचर को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखते होंगे, तो रेशियो मेथड कहते हैं। ये रेशियो मेथड यही तुलना करने पर आधारित है। इसका उत्पत्ति रेशियो से ही हुआ है, यानी तुलना करने पर आधारित मिसाइल दागने के लिए हम आपको सिखाएंगे तो हमें रेशियो सिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आपको रेशियो चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। तो अब हम रेशियो चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य ये रेशियो चैप्टर को पढ़ाना नहीं है, हमें इस मिसाइल को दागने के लिए सिखाना है। अगर रेशियो चैप्टर को हम पढ़ाने की बात करें तो 5 से 6 घंटा काफ़ी होगा, लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ पर रेशियो चैप्टर को ख़त्म करना नहीं है, बल्कि हमें इस मिसाइल को दागने के लिए सिखाना है। ये मेथड हमें सिखाना है, और इस मेथड को इतने गहराई से सीखना है कि सभी चैप्टर का क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व कर सकें। मेरा मतलब ये मिसाइल आप दागें तो सभी को चैप्टर का क्वेश्चन गुदड़ी गुदड़ी उड़ जाए। इसलिए हम बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको सिखाते हैं। आप देखते रहिए, बस 2-4-5 दिन आप क्लास देखते रहिए, करते रहिए, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि वाकई खाटी मेथड सबसे आसान मेथड है और सबसे फास्ट मेथड है। बस 2-4-5 क्लास करने के बाद आपको पता चल जाएगा। उसके बाद फिर पढ़ने में बहुत आनंद आने लगेगा। तो चलिए अब हम आपको सिखाते हैं रेशियो। रेशियो अनुपात। अनुपात समान इकाई की किन्हीं 2 राशियों के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाता है, और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है अथवा उसका कौन सा भाग है। तो इस डिफिनेशन में हम एक टर्म बोले संबंध। संबंध का मतलब आप लोग जानते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन।
तो जिस तरह से परिवार के बीच में रिलेशन जोड़ते हैं उसी तरह से यहाँ भी रिलेशन जोड़ना होता है। अब आपके घर के बगल में कोई घर होता है तो भैया भाभी चाचा चाची करते करते आपके पड़ोसी वाला घर, उसके पड़ोसी वाला घर, उसके पड़ोसी वाला घर करते करते पूरे मोहल्ला को संबंधी बना लेते हैं। अपना मोहल्ला तो छोड़िए, दूसरे मोहल्ला में भी संबंध है आप जोड़ देते हैं। तो जिस तरह से परिवारों के बीच में संबंध जोड़ा जाता है उसी तरह से रेशियो के बीच में भी संबंध जोड़ा जाता है। एक रेशियो से दूसरा रेशियो, दूसरा रेशियो से तीसरा रेशियो, तीसरा रेशियो से चौथा रेशियो के बीच में संबंध जोड़ा जाता है। फिर एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर, दूसरा चैप्टर से तीसरा चैप्टर करते करते पूरे मैथ का संबंध जोड़ देते हैं। तो ये वही संबंध है, वही रिलेशन है जो परिवार के बीच में जोड़ते थे। यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना ही है कि हम लोग रेशियो के बीच में जोड़ेंगे, सभी चैप्टर को एक साथ संबंध जोड़कर हम लोग इस रेशियो का यूज करेंगे। अब हम डेफिनेशन का पहला लाइन में बोले कि अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जरा एक्सप्लेन करके देखते हैं। कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा 3:5, तो अगर इसका यूनिट हम रुपया लेंगे तो इसका भी यूनिट रुपया ही लेना पड़ेगा। अगर इसका यूनिट केजी लेंगे तो इसका भी यूनिट केजी ही लेना पड़ेगा। अगर इसका यूनिट हम मीटर लेंगे तो इसका भी यूनिट हमें मीटर लेना पड़ेगा। अगर इसका यूनिट एक्स लेंगे तो इसका भी यूनिट हमें एक्स लेना पड़ेगा। अभी हम बोले कि अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाता है। रुपया रुपया का, पैसा पैसा का, केजी केजी का, मीटर मीटर का। अब हम बोले कि कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा 2500 मीटर और कहीं दूसरे जगह पर लिखा हुआ रहेगा 15 किलोमीटर। अब आप हमें ये बताइए कि क्या दोनों का यूनिट समान है? यूनिट समान नहीं है, इसलिए दोनों के बीच में रेशियो प्रकट नहीं किया जा सकता है। अब आप हमें ये बताइए कि क्या दोनों का यूनिट समान बनाया जा सकता है? अगर समान बनाया जा सकता है तो पहले यूनिट समान बना देंगे। तो यहाँ पर मीटर को किलोमीटर में बदला जा सकता है, या तो किलोमीटर को मीटर में भी बदला जा सकता है, यानी दोनों का यूनिट को समान बनाया जा सकता है। और जब यूनिट समान बन जाएगा तो रेशियो प्रकट हो जाएगा। तो अब यहाँ 15 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलिएगा तो 1000 से गुना, और इधर आपका दिया हुआ है 2500 मीटर। अब रेशियो लिखिएगा तो मीटर से मीटर, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 से 5, 5 से 3, 5 से काटेंगे 2, तो इधर 1, तो इधर हो जाएगा 6। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अनुपात प्रकट करने के लिए यूनिट का समान होना जरूरी है। अगर यूनिट समान होगा तभी वहाँ पर रेशियो प्रकट होगा। दूसरा लाइन में हम ये बोले कि यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है अथवा उसका कौन सा भाग है। इसका मतलब क्या हुआ, हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, जरा देखते हैं। पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। हम बोले 7 रुपया और 35 रुपया का हम अनुपात लिखना चाह रहे हैं। क्या अनुपात लिखा जा सकता है?
यहाँ यूनिट समान है इसलिए अनुपात प्रकट हो जाएगा। तो 7 इधर 35, काट दीजिएगा इससे आप 5 बार, यानी 1:5। अनुपात को बट्टा के रूप में भी लिखते हैं। तो यहाँ पर संबंध क्या बतलाने के लिए आ रहा है? तो संबंध ये बतलाने के लिए आ रहा है कि 7 रुपया पहली राशि है, 35 रुपया दूसरी राशि है। तो 7 रुपया 35 रुपया का 1/5 गुना है। पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है को बतलाता है। तो पहली राशि 7 रुपया है, दूसरी राशि 35 रुपया है। तो पहली राशि 7 रुपया, दूसरी राशि 35 रुपया का 1/5 गुना है, या तो बोलिएगा 1/5 भाग है। अभी हम बोले कि अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाता है, रुपया रुपया का, पैसा पैसा का। और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है अथवा उसका कौन सा भाग है। यानी रेशियो प्रकट करने के लिए आपको 2 बातों को ध्यान में रखना है। पहला तो कि यूनिट समान होना चाहिए, दूसरा कि गुना और भाग के रूप में होना चाहिए। अगर केवल अधिक और केवल कम लिखा हुआ रहेगा तो उससे रेशियो प्रकट नहीं होगा। रेशियो प्रकट होने के लिए गुना के रूप में होना चाहिए या तो भाग के रूप में होना चाहिए। अगर गुना और भाग के रूप में रहेगा तो रेशियो प्रकट हो जाएगा। ये तो डेफिनेशन हुआ। अब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात होता है, तो आपको अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिखाते हैं। नेचर 1। अभी हम डायरेक्ट अनुपात से तुलना करने के लिए सिखा रहे, बिना कोई टर्म कंडीशन का। एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते जाएगा। आज बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अनुपात संबंधित किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि प्रश्न में कोई न कोई कहीं न कहीं एक निश्चित राशि दिया हुआ रहता है। उस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे और जिसे ज्ञात करना हो उसे गुना कर देंगे। अभी हम बोले अनुपात संबंधित प्रश्नों को हल करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि प्रश्न में कोई ना कोई एक निश्चित राशि दिया रहता है। 2 रुपया, 4 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया, 5 मीटर, 10 मीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, कुछ भी कोई ना कोई एक निश्चित राशि दिया हुआ रहता है। उस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे तथा जिसे ज्ञात करना हो उसे गुना कर देंगे। तो तुलना करने का मतलब हमारा भाषा में होता है भाग देना। अभी हम बोले कि जो भी निश्चित राशि दिया रहेगा, प्रश्न में कोई ना कोई एक निश्चित राशि दिया रहता है। प्रश्न में कोई ना कोई एक निश्चित राशि दिया रहता है। इस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे और जिसको निकालना रहेगा उसको गुना कर देंगे। बस इतना ही करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो अब हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं, तो इसमें ढूंढते हैं कि आखिर निश्चित राशि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए निश्चित राशि आपका 450 रुपया दिया हुआ है। तो जो भी निश्चित राशि दिया रहेगा उसको आप लिख दीजिएगा। अब हम बोले कि निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, तुलना करने का मतलब हमारा भाषा में होता है भाग देना। तो जो निश्चित राशि दिया रहेगा उसका तुलना उससे कर देंगे और निकालना रहेगा उसको सीधा गुना कर देंगे। तो
अब यहां पर इस प्रश्न में निश्चित राशि दिया हुआ 450 रुपया। तो जो भी निश्चित राशि दिया रहेगा उस लाइन को आप दोबारा पढ़िएगा। पूछिए हम दोबारा क्यों पढ़ेंगे भाई? ये पता करने के लिए कि आखिर ये जो निश्चित राशि दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। उस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तो ये पता चल जाएगा। तो देखिए हम उस लाइन को पढ़ रहे हैं। कह रहा यदि ए को 450 रुपया मिला हो, ये जो 450 रुपया निश्चित राशि दिया हुआ है वो ए का हिस्सा दिया हुआ है, तो ए का तुलना ए से करिएगा। जो भी निश्चित राशि दिया रहेगा उसका तुलना उससे निकालना है, उसको सीधा हम गुना कर देते हैं। जो भी आपसे पूछेगा उसको सीधा गुना कर दीजिएगा। तो निश्चित राशि 450 रुपया दिया हुआ है, वो ए का हिस्सा है, तो ए का तुलना अनुपात के उसी पद से करिएगा। निश्चित राशि दिया हुआ उसका तुलना अनुपात के उसी पद से, तो ये निश्चित राशि ए का दिया हुआ है तो ए का तुलना ए से करिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ए का रेशियो आपका 5 दिया हुआ है, तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से। अगर कहा होता कि बी का हिस्सा 450 रुपया है तो बी का तुलना बी से करते, यानी इसका तुलना हम 6 से कर देते। अगर कहा होता कि ए बी और सी तीनों का मिलाकर कुल राशि है 450 रुपया, तो यहाँ पर 9 6 15 5 20 से तुलना कर देते। मेरा मतलब है कि जो भी निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा उस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर दीजिएगा। फिर जिसको निकालना रहेगा उसको आप जल्दी से यहाँ गुना कर दीजिएगा। जो भी आपसे पूछा जाएगा उसको आप जल्दी से गुना कर दीजिएगा। तो देखिए आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कुल धनराशि कितनी थी। कुल धनराशि का मतलब ए बी सी तीनों का मिलाकर, तो यहाँ पर ए बी सी तीनों मिला देंगे तो 9 6 15 15 5 20, तो जल्दी से यहाँ पर हम लिख देंगे 20। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 9 दूनी 18 2 0, यानी आपका आंसर हो गया बी। अभी हम और भी आपको तरीका सिखा रहे हैं जिस तरीका से बिना कलम चलाए हुए आप आंसर दे देंगे। एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, बिना कलम चलाए हुए स्क्रीन पर से ही आप उसको उड़ा दीजिएगा। तो अभी हम आपको पहले बारी बारी से 5-7 को क्वेश्चन को बतलाते हैं, उसके बाद फिर मुजमानी इसको कैसे हल कर देंगे, बिना कलम चलाए कैसे हल कर देंगे वो तरीका सिखाएंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को बना देना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपको सिखा सकें और आप इतने अच्छे से सीख जाएं कि आप हर एक प्रश्न को 5-7 तरह से कम तो आप अवश्य बना दें। इसलिए हम बहुत बारीकी से सिखाएंगे। डरना बिल्कुल नहीं है, आराम से सीखिए, देर हो पर दुरुस्त हो, लेकिन देर भी नहीं होगा। ये मेथड बहुत आसान है, पहला बार सीख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए, आप सीख जाएंगे। एक्स वाई तथा जेड ने 5:3:2 के अनुपात में आम खरीदे। एक्स वाई जेड 5:3:2 के अनुपात में आम खरीदे। हम यहाँ पर रेशियो लिख दे रहे हैं, हालांकि ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तो लिखा हुआ है ही, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से सीख जाएं, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको लिखना नहीं है। कह रहा है एक्स वाई तथा जेड ने 5:3:2 के अनुपात में आम खरीदे। कह रहा जेड तथा वाई द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60 है। 60 है। एक्स वाई जेड द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या 60 है। सॉरी, बाई और जेड द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या 60 है। बाई और जेड, तो बाई जेड का तुलना बाई जेड से निकालना है, उसको जल्दी से गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को निश्चित राशि 60 दिया हुआ है। इस लाइन को पढ़ के देखते हैं कि क्या दिया हुआ है भाई। तो कह रहा है यदि एक्स तथा वाई द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60 है, तो
बाई और जेड द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60 है। यहाँ पर बाई और जेड द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या 5 है। अब जो भी आपको निकालने के लिए कहेगा सीधा उसका आप गुना कर दीजिएगा। तो कह रहा एक्स द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या बताइए, तो एक्स का रेशियो आपका 5 दिया हुआ है, तो जल्दी से आप 5 से गुना कर दीजिए। संयोग से कैंसिल हो जाएगा तो वही आपका आंसर 60 हो जाएंगे। इस तरह से आप हल कर दीजिएगा। इसमें पेन चलाना नहीं पड़ेगा, हम तुरंत अभी सिखा रहे हैं। 2 4 5 प्रश्न के बाद फिर से वापस लौटते हैं। केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ए, बी और सी 3 राज्यों को एक निश्चित राशि 2, 3, 4 के अनुपात में देती है। यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपया अधिक मिले, सी को ए से 400 करोड़ अधिक, सी को ए से 400 करोड़ अधिक, तब बोले जो दिया रहेगा उसका तुलना उससे और निकालना रहेगा उसको आप गुना करते हैं। तो यहां पर देखिए कि सी को ए से कितना ज़्यादा मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो ज़्यादा का तुलना ज़्यादा से, जो भी निकालना रहेगा उसको आप जल्दी से गुना कर लीजिएगा। तो कह रहा बी का मान क्या है, तो बी का मान निकालना है तो बी का रेशियो से गुना कर दीजिएगा, यानी 3 से गुना कर दीजिएगा। इससे कट जाएगा 2 बार, तो आपका आंसर हो जाएंगे 3 दूनी 600 करोड़। इस तरह से हल हो जाएंगे। किसी राशि को पी, क्यू तथा आर के बीच क्रमशः 5:11:23 के अनुपात में बांटा गया। लिख देते हैं। हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे तो लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझने में सुविधा हो, किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। आप पहला बार सीख रहे हैं इसलिए आराम से लिख कर सीखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। कह रहा है यदि आर का हिस्सा, लिखा है आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से से, कह रहा पी और क्यू के कुल हिस्से से 2800 रुपया अधिक है। यहां पर देख लीजिए, निश्चित राशि का तुलना तो करेंगे ही, जो निकालना उसको तो आप गुना करेंगे ही। तो बोलिए आर का हिस्सा पी और क्यू दोनों मिलाकर जो हो रहा उससे ये कितना ज़्यादा है, तब बोले 11, 5, 16, 16 से 23 7 ज़्यादा है। जो भी आपको निकालने के लिए कहेगा उसको आप सीधा गुना कर दीजिएगा। तो प्रश्न में कह रहा है तो आर तथा क्यू के हिस्से में क्या अंतर है, आर और क्यू के हिस्से में अंतर कह रहा है। तो यहाँ पर 11 और 23 में अंतर है 12 का, तो जल्दी से 12 से गुना कर दीजिएगा। तो 12 × 48 पर 2 शून्य, यानी आपका आंसर हो जाएंगे 4800। नेक्स्ट, कोई धनराशि 2, 7, 9 के अनुपात में पी, क्यू, आर में बांटी जानी है। पी और क्यू के भागों का योग आर के बराबर है। पी और क्यू के भागों का अंतर क्या है, तो निश्चित राशि तो यहाँ पर दिया हुआ है ही नहीं। तो निश्चित राशि दिया रहता तो उसका तुलना उससे, निकालना था उसको गुना कर देते। तो तुलना करने के लिए तो रेशियो दिया हुआ है, निकालने के लिए जो भी पूछता उसको गुना करने के लिए रेशियो दिया हुआ है। लेकिन यहाँ निश्चित राशि ही गायब हो गया, इसलिए आपका डाटा दिया हुआ है ही नहीं, इसलिए आपका आंसर हो जाएंगे सूचना अपर्याप्त है, ज्ञात नहीं कर सकते, तथ्य अधूरे हैं। तो ये आपका डाटा में निश्चित राशि है ही नहीं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सूचना अपर्याप्त है। किसी धनराशि को पी, क्यू, आर के बीच क्रमशः 3, 5, 6 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि आर को 400 रुपया क्यू से ज़्यादा मिलते हैं, कह रहा है कि आर को
400 रुपया Q से ज़्यादा मिलते हैं। बोलिए यहाँ पर R को Q से कितना ज़्यादा मिलता है? 1 निकालना, उसको गुना करा। P और Q के हिस्सों में कितने का अंतर है? P और Q के हिस्से में 2 का अंतर है, तो जल्दी से 2 से गुना कर दीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएंगे 800 रुपया। एक धनराशि 4 व्यक्तियों A, B, C, D में 2, 4, 8, 9 के अनुपात में बांटी जाती है। C का हिस्सा B के हिस्से से 2800 रुपया अधिक है। जो दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना, उसको गुना करा। C का हिस्सा B के हिस्से से 2800 रुपया अधिक है, तो यहां पर देखिएगा C का हिस्सा B के हिस्से से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। जो दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना, उसको गुना कर देंगे। A एवं D को मिलाकर प्राप्त धनराशि क्या है? A एवं D को मिलाकर प्राप्त धनराशि, A और D को मिलाकर प्राप्त धनराशि यानी 9, 2, 11 से गुना। 2 से काटिएगा 14 बार, तो जल्दी से आप गुना कर लेंगे। 2 शून्य 14 इकाई 14 का 4 हासिल बच जाएगा 1। C का हिस्सा B के हिस्से से 2800 रुपया अधिक है। यहाँ C का हिस्सा B के हिस्से से 4 अधिक है, यहाँ 4 है, तो 4 से 28 कटेगा 7 बार, तो 11 सते 77, तो 77 पर 2 शून्य, यानी आपका आंसर हो जाएंगे 7700। नेक्स्ट, अब इसी तरह से सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा। अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, एक राशि ABCD के बीच क्रमशः 4, 5, 7, 11 के अनुपात में बांटी गई है। C का हिस्सा 1351 रुपया है। ये निश्चित राशि जो आपका दिया हुआ है वो C का हिस्सा है, तो C का तुलना C से कर लीजिएगा, यानी 7 से कर लेंगे। जो भी निकालना रहेगा उसको आप जल्दी से गुना कर दीजिएगा। तो प्रश्न में करा तो A और D की मिलाकर कुल राशि कितनी है? A और D का मिलाकर, तो A और D को मिलाकर 11, 4, 15 से गुना कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएंगे। इस तरह से आप सारे प्रश्न को हल कर देंगे। इसमें कुल मिलाकर लगभग 120 प्रश्न दिया गया है। आपका होमवर्क 120 प्रश्न है, लेकिन अभी और भी क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। इसमें और भी टर्म कंडीशन है, बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। कहीं छोटा कहीं बड़ा करके क्वेश्चन आपका दिया हुआ मिलेगा, जो कि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, और आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ और भी साथ साथ बताते चलते हैं, ताकि आप जल्दबाजी में आप एग्ज़ाम का प्रश्न को हल कर सकें। तो चलिए देखते हैं। करा, एक अस्पताल में कुल डॉक्टरों तथा नर्सों की संख्या 240 है। लिखा हुआ एक अस्पताल में डॉक्टरों तथा नर्सों की कुल संख्या 240, यानी डॉक्टर और नर्स मिलाकर। तो जो दिया हुआ उस टोटल का तुलना टोटल से निकालना है, उसको जल्दी से गुना कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, डॉक्टर और नर्स मिलाकर 5 और 7 12 निकालना है, उसको जल्दी से गुना कर दीजिएगा। नर्सों की संख्या, तो नर्स का रेशियो 7 है, 7 से गुना। इससे आप काट दीजिएगा 20 बार, तो 7 दूनी 14, आपका आंसर हो जाएंगे 140। इस तरह से हल हो जाएंगे। अब थोड़ा सा कुछ और भी बोलते हैं, आप और भी जल्दीबाजी बनाइएगा। अब आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो आपको कुछ और भी समझा रहे, ज़रा गौर करिएगा। एक अस्पताल में कुल डॉक्टर तथा नर्सों की संख्या 240 है। डॉक्टर और नर्स मिलाकर 240 है। यहाँ डॉक्टर और नर्स मिलाकर कुल 12 है।
तो 12 को कितना से गुना कर दें कि 240 हो जाए? पहला बार है इसलिए लिख देते हैं। डॉक्टर और नर्स, इसका रेशियो दिया हुआ है 5:7। टोटल मिलाकर यहाँ 12 है, जबकि प्रश्न में कह रहा है 240 है। इसको 240 बनाने के लिए 20 से गुना। अब जो भी आपसे पूछेगा उसमें सीधा 20 से गुना कर दीजिएगा। नर्स की संख्या पूछ रहा है तो 20 सते 140, तो आपका आंसर डायरेक्ट 140 हो जाएगा। जब आप सीख जाइएगा तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट बोलेंगे। कह रहा है एक अस्पताल में कुल डॉक्टर तथा नर्सों की संख्या 240 है। यहाँ पर बोलिए 7 5 12। 12 को कैसे गुना करूँ कि 240 हो जाए? तो 20 से गुना करूँ। अब जो भी पूछेगा उसमें 20 से सीधा गुना कर दीजिएगा। तो आपसे पूछ रहा है नर्स की संख्या, तो नर्स का रेशियो 7 है, तो 7 गुने 20, 7 दूनी 14 यानी 140 हो गया। इस तरह से अब इससे भी थोड़ा और फास्ट कर सकते हैं। देखते हैं और क्या कर सकते हैं भाई, चलिए देखते हैं। थोड़ा जगह बना लेते हैं। एक अस्पताल में कुल डॉक्टर तथा नर्सों की संख्या 240 है। डॉक्टर और नर्सों की संख्या 240 है। डॉक्टरों तथा नर्सों का अनुपात 5:7 है। तो करा नर्सों की संख्या कितनी है? तो डॉक्टर और नर्स मिलाकर टोटल 240 है। यहाँ पर 7 5 12, 12 से ये कट जाएगा, 12 से ये पूरा कट जाएगा। अब हम बोले नर्स की संख्या निकालना है तो उसमें 7 से गुना करिएगा। एक बार फिर से पहले लिखते हैं उसके बाद डायरेक्ट बोलते हैं। कह रहा है एक अस्पताल में कुल डॉक्टर तथा नर्सों की संख्या 240 है। वहाँ कह रहा है डॉक्टर तथा नर्सों का अनुपात 7:5 है। तो टोटल हो जाएगा 7 5 12। 12 से ये कट रहा है, तो 12 से जब भाग लगाएंगे तो कुछ बार कटेगा। कितना बार ये हमें पता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस कटकर कुछ आएगा। अब कह रहा है कि नर्स की संख्या कितनी है, तो नर्स का रेशियो यानी 7 से इसमें गुना करिएगा। तो आप गुना करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो 7 के मल्टीपल में ही रहेगा, यानी 7 से कटने वाला राशि रहेगा। तो अब डायरेक्ट हम बोलते हैं एक अस्पताल में कुल डॉक्टर तथा नर्सों की संख्या 240 है। यदि डॉक्टर तथा नर्सों का अनुपात 5:7 है, यानी टोटल 12 है, जिससे ये कट जाएगा। अब नर्स की संख्या पूछ रहा है तो उसमें 7 से गुना करेंगे, यानी 7 से कटने वाला राशि आपका आंसर आएगा। यानी जो भी आंसर आएगा उस आंसर में 7 से भाग देंगे तो वो पूरा कटेगा। तो बोलिए ये 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 7 से ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। 7 से ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। ये कट रहा है तो आपका आंसर हो गया। बस इतनी सी बात है। उसी तरह से और भी कर सकते हैं। एक मिठाई का डब्बा ए और बी के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा गया। कह रहे यदि ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले हो, बोले ए के मिठाई के 36 टुकड़े, ए का तुलना ए से यानी 3 से निकालना, उसको गुना करिएगा तो मिठाई की कुल संख्या क्या? मिठाई का कुल संख्या मतलब ये भी दोनों मिलाकर, तो 4 3 7 से गुना कर दीजिएगा, 3 से 12 तो 12×7 आपका आंसर हो जाएगा। अब डायरेक्ट भी बोल सकते हैं एक मिठाई का डब्बा ए और बी के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा गया। ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले। बोलिए इसको 36 बनाने के लिए कैसे गुना करना पड़ेगा? 12 से गुना करना पड़ेगा। अब जो भी निकालना है सीधा उसमें 12 से गुना। कुल मिठाई पूछ रहा है तो 4 3 7, 7 में 12 से गुना करेंगे, 12×7 डायरेक्ट हो गया। और भी बोल सकते हैं, बोले ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले तो 36 है जो इस रेशियो से कट रहा है। अब जो भी निकालना रहेगा उसको गुना करेंगे तो कुल मिठाई यानी 4 3 7 से गुना करिएगा, यानी जो भी आंसर आएगा उसमें 7 से गुना होकर वो आंसर आया, इसलिए 7 से वो कटने वाला राशि होगा। तो ये 7 से नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये 7 से नहीं कट रहा है, ये भी 7 से नहीं कट रहा है, तो आंसर ये हो गया। नेक्स्ट, कह रहा एक विद्यालय के विद्यार्थियों के परेड में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:16 है। लड़का और लड़की का अनुपात 9:16 है एवं विद्यार्थियों की कुल संख्या 256 है।
विद्यार्थियों की कुल संख्या 256। विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की मिलाकर, यहाँ लड़का लड़की मिलाकर 9 7 16 हो जाएगा। निकालना है लड़की का, तो लड़का लड़की का रेशियो यानी बाद वाला लड़की का रेशियो है। लड़की निकालना है तो लड़की से गुना, 16 से कटेगा 16 बार, तो 16 गुने 7 यानी आपका आंसर हो जाएगा 112। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। कह रहा है एक विद्यालय में विद्यार्थियों के परेड में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:16 है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 256, यहाँ पर कुल संख्या 16। 16 को कैसे गुना करें कि 256 हो जाए, यानी 16 से ही गुना करना पड़ेगा। अब जो भी आपसे पूछेगा उसमें सीधा 16 से गुना। तो आपसे प्रश्न में पूछ रहा लड़की की संख्या, तो लड़की का रेशियो 7 है, तो 7 गुने 16, 16 सतह बलियोतल से 112, तो आपका आंसर 112 हो गया। अब और भी डायरेक्ट बोल सकते हैं। कह रहा विद्यार्थी की कुल संख्या 256, जो कि टोटल से ये कट रहा है। कह रहा लड़की की संख्या ज्ञात कीजिए, तो लड़की निकालने के लिए उसमें 7 से गुना करेंगे, यानी जो भी आंसर आएगा वो 7 से कटने वाला होगा। तो बोलिए ये 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 7 से ये कट रहा है? कट रहा है। 7 से ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। 7 से ये कट रहा है? 5 58, नहीं कट रहा है। तो आपका आंसर ये हो गया। इस तरह से भी हल हो जाएगा। तो अभी आप केस 1 हम आपको सिखा रहे थे, अब आप ये सीख गए। घर पर जब आप बनाइएगा तो आराम से स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से पहले लिख लिख कर करिएगा, और जब लिख लिख कर बनाने के लिए सीख गए तो दूसरा बार में आप कोशिश करिएगा उसको मुजमानी हल करने के लिए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा। यहाँ पर एक साथ बैंक में इस तरह का दिया हुआ रहता है, 2-3 प्रश्न एक साथ, स्टेटमेंट दिया हुआ, उसके नीचे 2-3 प्रश्न रहता है। एक देख लेते हैं। लिखा हुआ है 7,740 रुपया की राशि क्रमशः 7, 5, 8 के अनुपात में ए, बी और सी के बीच में बांटी जाती है। यानी टोटल 8, 7, 15, 5, 20। टोटल का तुलना टोटल से निकालना, उसको गुना। कह रहा सी और बी के हिस्से के बीच कितने का अंतर है? सी और बी के हिस्से के बीच कितने का अंतर है? सी और बी में अंतर है 3 का, तो जल्दी से 3 से गुना कर लीजिएगा। अब इसी में फिर आपसे प्रश्न में कह दिया कि बी और ए के हिस्से का योग क्या है। तो बी और ए के हिस्से का जो भी जोगफल रेशियो के रूप में होगा उसको यहाँ गुना कर दीजिएगा। ए का हिस्सा कितना है, तो ए का रेशियो से यहाँ गुना कर दीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो एक ही में 2-3 प्रश्न दे दिया है, तो उससे आपको डरना नहीं है, ये और भी ज़्यादा आसान हो गया। केस 2 बस 1 सेकंड का काम है, आप सीख गए, लेकिन थोड़ा सा कह रहा है किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चा माल, श्रमिक तथा अन्य मद, ये जो रेशियो दिया हुआ 10, 8, 5, ये कच्चा माल का है, ये श्रमिक का है और वो अन्य मद का है। कह रहा है किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चा माल, श्रमिक तथा अन्य मद पर आने वाला खर्च में 10:8:5 का अनुपात है। यदि एक वस्तु के उत्पादन पर श्रमिक खर्च 128 रुपया है, तो श्रमिक खर्च का तुलना श्रमिक खर्च से, तो यहाँ पर श्रमिक खर्च का रेशियो 8 है, जो दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना है, उसको गुना। कह रहा है तो ऐसी 10 वस्तुओं के उत्पादन पर कच्चे माल पर आने वाला कुल खर्च क्या होगा। कह रहा है 10 वस्तु के उत्पादन पर कच्चे माल पर आने वाला कुल खर्च क्या होगा। तो कच्चा माल का रेशियो है आपका 10, तो 10 से गुना करिएगा। निश्चित राशि 1 का है, तो यह आंसर 1 ही गो का निकला है, लेकिन 10 वस्तु का पूछ रहा है तो 10 से गुना। या तो आप इसी को ऐसे भी लिख सकते थे,
तुलना तो करेंगे ही। करा 10 वस्तु के उत्पादन पर कच्चे माल पर आने वाला कुल खर्च क्या होगा? 10 वस्तु के उत्पादन पर, तो बोलिए एक वस्तु के उत्पादन पर 10, तो ऐसा 10 वस्तु, तो 10 गुने 10 यानी 100 से गुना कर दिए होते। बस ऐसे करके हल कर लिए होते। थोड़ा सा 4 ट्यूबलाइटों और 3 बल्बों की कुल कीमत 260 रुपया है। 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब का कुल कीमत 260 रुपया है। कह रहा है एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब की कीमत के बीच का अनुपात 7:5 है। ट्यूबलाइट का रेशियो ये है, बल्ब का रेशियो ये है। कह रहा है एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब का अनुपात 5:2 है। तो अब जो भी निश्चित राशि है उसका तुलना उससे निकालना, उसको गुना करिएगा। तो ये निश्चित राशि वाला लाइन को पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा कि कै गो का दिया हुआ है। कह रहा 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्बों की कुल कीमत 260 है। 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब, तो 4 ट्यूबलाइट, तो एक ट्यूबलाइट का कीमत 5, तो 4 ट्यूबलाइट का कीमत तो 5 गुने 4 यानी 20। 3 गो बल्ब भी है, तो एक बल्ब का 2, तो 3 बल्ब का 3 दूनी 6। फिर से 4 ट्यूबलाइट, तो एक ट्यूब का कीमत 5, तो 4 ट्यूबलाइट का कीमत तो 5 चौका 20। 3 गो बल्ब चाहिए, तो एक बल्ब का कीमत 2, तो 3 बल्ब का तो 3 दूनी 6, तो 20 और 6 26। जो दिया हुआ है उसका तुलना उससे निकालना है, उसको जल्दी से आप गुना कर दीजिएगा। तो प्रश्न में कह रहा है एक ट्यूबलाइट और 6 बल्ब की कुल कीमत क्या है? मात्र एक ट्यूबलाइट, तो एक ट्यूबलाइट तो 5, 6 बल्ब लेना है, तो एक बल्ब का कीमत 2, तो 6 बल्ब का कीमत तो 6 दूनी 12, 12 5 17। तो जल्दी से 17 से गुना कर दीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएंगे 170। इस तरह से हल कर दीजिएगा। थोड़ा सा अब आशा करते हैं कि सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा। बस थोड़ा सा और। कॉपी कलम तथा पेंसिल के मूल्यों में 7:5:2 का अनुपात है। कॉपी कलम तथा पेंसिल के मूल्यों में 7:5:2 का अनुपात है। एक कलम 3 पेंसिल का कुल मूल्य 154 है। तो जो भी दिया हुआ है उसका तुलना उससे कर लीजिएगा, निकालना है उसको जल्दी से गुना कर लीजिएगा। तो एक कलम 3 पेंसिल, तो एक कलम, कलम का रेशियो ये है, पेंसिल का रेशियो ये है। एक कलम 3 पेंसिल, तो एक कलम का कीमत 5, 3 पेंसिल तो 3 दूनी 6, तो 6 5 11। एक कलम 3 पेंसिल का तुलना एक कलम 3 पेंसिल से। अब जो भी निकालना उसको आप जल्दी से गुना कर दीजिएगा। तो प्रश्न में करा बताएं कि 4 कलम लिखा है, 4 कलम लिखा हुआ है, 2 पेंसिल और 1 कॉपी। 4 कलम, 2 पेंसिल और 1 कॉपी। 4 कलम तो 4 5 20, 2 पेंसिल तो 2 दूनी 4, 20 4 24 और 1 कॉपी भी है। 1 कॉपी का मतलब 7, तो 4 5 20, 2 दूनी 4, 20 4 24, 24 और 7, तो जल्दी से 31 से गुना कर दीजिएगा। 11 से आपका कट जाएगा, 11 इका 11, यहाँ 4 11 चौचौ वाले सब जल्दी से गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट केस 3, ये भी वही चीज़ है, बस एक आध प्रश्न बनाते हैं, सारा बन जाएगा। एक त्रिकोण के कोनों का अनुपात 2 3 5 के अनुपात में। एक त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब त्रिभुज, ट्रायंगल से है। तो किसी भी त्रिभुज का 3 कोण होता है और तीनों कोनों का योग हमेशा 180 होता है। कह रहा है एक त्रिकोण के कोनों का अनुपात 2 3 5 है। सबसे छोटा और सबसे बड़े कोण का योग कितना है? तो यहाँ पर निश्चित राशि नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अपने तरफ से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग हमेशा 180 होता है। तो यहाँ पर आंसर ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसा दे मत दीजिएगा। तो तीनों कोनों का योग यहाँ होता है 180।
तीनों कोनों का जोग का तुलना जोग से 5 3 8 2 10। अब जो भी आपसे निकालने के लिए कहेगा उसको आप गुना करिएगा। सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का जोग कितना है, तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा का जोग पूछ रहा, तो जल्दी से 5 और 2 7 से आप गुना कर दीजिएगा। तो इस तरह से हल हो जाएंगे। बस एक आकार इस तरह का क्वेश्चन खास करके बैंकिंग का एग्जाम में रहता है। ये सारा पूछा हुआ है। यहाँ दिया हुआ चतुर्भुज क्वाड्रेट्रल, कह रहा एक चतुर्भुज के कोनों के बीच क्रमशः 3 5 9 1 का अनुपात है। सबसे छोटे कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण का जोग का 2/3 का मूल्य कितना है। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का जोग हमेशा होता है 360। चारों का जोग का तुलना जोग से 3 5 8 9 17 1 18। अब जो भी निकालना है उसको गुना कर लीजिएगा। तो कह रहा सबसे छोटे कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण का जोग का 2/3। सबसे छोटा कोण 1, दूसरा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा है 9, दूसरा सबसे बड़ा तो 5। कह रहा दूसरे सबसे बड़े कोण का जोग का 2/3, तो इन दोनों का जोग हो जाएगा 6। तो 6 का 2/3, 3 से 6 2 बार में यानी 4 से गुना कर दीजिएगा। इससे ये कट जाएगा 20 बार, तो आपका आंसर हो जाएंगे 20 4 80। इस तरह से हल हो जाएंगे। तो आप इसको कर लीजिएगा थोड़ा सा और। केस 4, थोड़ा सा कह रहा एक व्यक्ति अपने आय के कुछ भाग को व्यय करता है तथा कुछ भाग को बचत करता है। कुछ भाग को व्यय करता है, कोई कुछ भाग को बचत करता है। उनके व्यय और बचत का अनुपात 26:3 है। हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लिख रहे हैं। व्यय मतलब खर्च, और बचत, इसका रेशियो आपका दिया हुआ है 26:3। आगे कह रहा है उनकी मासिक आय 7250 रुपया है। आय का मतलब होता है कि खर्च और बचत दोनों को जोड़ देंगे तो वो आय हो जाएगा। तो खर्च है 26, बचत है 3, तो 26 और 3 29। निकालना है उसको जल्दी से आप गुना कर दीजिएगा। तो प्रश्न में कह रहा है उसके मासिक बचत कितनी है। बचत निकालना है तो 3 से गुना कर दीजिए। अब 29 का टेबल आता है पढ़ने तो आप बहुत जल्दी में काट पाइएगा। अगर नहीं टेबल पढ़ने आता है तो परेशानी होता है। तो देखिए उसको कैसे निपट लीजिएगा। 29 इसमें भाग लगा रहे हैं, ऑप्शन में दशमलव में नहीं है, इसका मतलब है कि पूरा पूरा कट रहा होगा। तो 29 से ये कटेगा। अब जो भी आएगा उसमें 3 से गुना करेंगे, यानी जो भी आंसर होगा वो 3 से कटने वाला होगा। ये 3 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, तो आपका आंसर हो गया। कहते कि अगर 2 को कट जाता तो आगे और भी तरीका सिखा रहे, उस तरीका से आप जल्दीबाजी में आप कर पाइएगा। या तो टेबल आता है तो आप काटिए। यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, ये आगे भी परसेंटेज चैप्टर भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा लैंग्वेज आपका आता रहेगा, इस भाषा से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आते रहेगा और इसमें लोग उलझने लगते हैं। आपको उलझना नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लिखा हुआ पूजा, प्रार्थना और फाल्गुनी के मासिक आय के बीच का अनुपात क्रमशः 53 70 57 है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। पूजा, प्रार्थना, फाल्गुन, ये रेशियो आपका दिया हुआ 53 70 57। कह रहा है पूजा, प्रार्थना और फाल्गुनी की मासिक आय
ये रेशियो आपका मासिक आय का दिया हुआ है, मासिक आय का दिया हुआ है। अब आगे कह रहा है प्रार्थना की वार्षिक आय 4,20,000 रुपया है। कह रहा पूजा और फल प्रार्थना की वार्षिक आय 4,20,000 है। तो जो दिया हुआ है उसका तुलना तो उससे करिएगा ही, और निकालना है उसको जल्दी से आप गुना करिएगा। तो प्रार्थना की वार्षिक आय करा 4,20,000 है। रेशियो यहाँ पर मासिक है और निश्चित राशि वार्षिक दिया हुआ है। तो आप कहिएगा कि क्या चेंज करना पड़ेगा? अभी बिल्कुल चेंज नहीं करना, यही तो आपको समझना है। रेशियो के आगे यहाँ पर मासिक लिखा रहे या तो आपका वार्षिक लिखा हुआ रहे, मासिक लिखा रहे या वार्षिक लिखा रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। या तो लिखा हुआ रहे ही नहीं, मासिक लिखा हुआ तो भी, वार्षिक लिखा हुआ तो भी, उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। क्यों नहीं मतलब रखना है? तो मासिक को अगर वार्षिक में आप बदलिएगा तो वार्षिक में लाने के लिए 12 से यहाँ पर आप गुना करेंगे। एक साल में 12 महीना, एक महीने का दिया हुआ 12 से गुना करेंगे सभी में, तो वो कॉमन होके कटकर वही रेशियो आ जाएगा। तो जो रेशियो मासिक का है वही रेशियो तो वार्षिक का भी हो जाएगा। इसलिए रेशियो के आगे मासिक लिखा रहे या वार्षिक लिखा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम बोले अगर वार्षिक लिखा हुआ रहता, अगर उसको आप मासिक में बदलते तो 12 से सभी में भाग देते तो वो कॉमन होके कट ही जाता। तो रेशियो के आगे वार्षिक लिखा रहे या मासिक लिखा रहे उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको मतलब इससे है कि निश्चित राशि किस चीज़ का दिया हुआ है। अगर वार्षिक दिया हुआ रहेगा तो आंसर भी वार्षिक ही निकल जाएगा। अगर मासिक पूछेगा तो फिर उसको लास्ट में आप चेंज कर लीजिएगा। अगर निश्चित राशि मासिक रहेगा तो आंसर भी मासिक ही निकलेगा। अगर वार्षिक पूछेगा तो अंतिम में उसको चेंज कर लीजिएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि रेशियो के आगे मासिक लिखा रहे या वार्षिक लिखा रहे इससे कोई मतलब नहीं। मतलब सिर्फ निश्चित राशि पर है कि निश्चित राशि किस चीज़ का है। अगर मासिक रहेगा तो आंसर मासिक निकलेगा, वार्षिक रहेगा तो आंसर वार्षिक निकलेगा। अब जो भी पूछेगा उसमें आपको बदलना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं। ये जो आपका निश्चित राशि है वो कह रहा है प्रार्थना की वार्षिक आय 4,20,000 है, वार्षिक दिया हुआ है। प्रार्थना का यहाँ पर 70 दिया हुआ है, निकालना है उसको गुना करिएगा। तो कह रहा है पूजा और फाल्गुनी की वार्षिक आय का योग क्या है? पूजा और फाल्गुनी तो ये 110 है, 110 से गुना कर दीजिएगा। 1 0 से 1 0, 7 से काटिएगा 6 बार तो 11 6 66 पर 4 0, तो आपका आंसर हो जाएंगे सी। इस तरह से हल कर लेंगे। वार्षिक निश्चित राशि था, वार्षिक ही पूछ रहा है इसलिए चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको लिखा हुआ जो है कुछ मामलों में मासिक और कुछ मामलों में वार्षिक आय का प्रयोग किया गया है। ये सिर्फ चकराने के लिए दिया हुआ है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कह रहा एक व्यक्ति के आय और खर्च का अनुपात 12:10 है। एक व्यक्ति के आय और खर्च का अनुपात 12:10 है। लिखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी लिख देते हैं। आय और खर्च का रेशियो दिया हुआ है 12:10 और वह प्रति वर्ष 18,000 रुपया का बचत करता है। लिखा हुआ प्रति वर्ष 18,000 रुपये का बचत करता है। 18,000 रुपये का बचत करता है। बचत का तुलना बचत से करेंगे तो रेशियो के आगे न तो मासिक लिखा हुआ है न तो वार्षिक लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ रहता भी तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही नहीं तो उससे भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित राशि जिसका रहेगा उसी रूप में निकलेगा। अब जो भी पूछेगा उसमें आपको वही पूछा तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज करना पड़ेगा। तो कह रहा हुआ प्रति वर्ष 18,000 रुपये का बचत करता है।
तो आप बोलिए आय में से खर्च को घटा देंगे तो बचत हो जाएगा, तो 12 में से 10 घटा दीजिए तो बचत 2 हो जाएगा। बचत का तुलना बचत से, निकालना उसको गुना। तो कह रहा है उसकी मासिक आय क्या है, आय पूछ रहा है तो 12 से गुना करेंगे। तो आप बोलिए निश्चित राशि आपका वार्षिक है, तो आंसर भी वार्षिक निकल गया, लेकिन पूछा जा रहा है मासिक, तो ये 12 महीने का निकल गया, 1 महीने का पूछ रहा है तो 12 से भाग दे दीजिएगा। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये, तो आपका आंसर हो जाएगा 9000। तो आपका आंसर हो गया 9000। इस तरह से हल कर देंगे। ए, बी तथा सी के मासिक वेतन में, ए, बी तथा सी के मासिक वेतन में, यहाँ मासिक वेतन लिखा हुआ रेशियो के आगे, ये लिखा हुआ रहे या न रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करा ए बी सी के मासिक वेतन में 2, 3, 5 का अनुपात है, 2, 3, 5 का अनुपात है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपया अधिक है, करा सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपया अधिक है, तो यहाँ पर रेशियो के आगे मासिक लिखा हुआ, उससे आपको कोई मतलब नहीं, मासिक रहे या वार्षिक रहे, सीधा निश्चित राशि देखिए। तो कह रहा सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है। यहाँ सी का बोलिए ए से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, निकालना है उसको आप जल्दी से गुना कर दीजिएगा। तो बी का वार्षिक वेतन पूछ रहा है, बी पूछ रहा है तो 3 से गुना करेंगे, वार्षिक पूछ रहा है तो ये आंसर मासिक निकल गया, वार्षिक कह रहा है तो 12 से गुना कर देंगे। तो ये आपका 12 × 12 144 पर 3 शून्य, तो आपका आंसर ये हो जाएंगे। इस तरह से आपको ये रेशियो लिखते रहने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम रेशियो लिख दे रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल में आप रहिएगा तो स्क्रीन पे ये आपका रेशियो लिखा हुआ रहेगा, इसलिए आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट उसको तुलना करिएगा। बस आपको यही करना है, जो दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना, उसको गुना कर दीजिएगा, इसी से आपका हल हो जाएगा। नेक्स्ट, करा ए बी सी के वार्षिक आय, यहाँ पर रेशियो के आगे लिखा हुआ है वार्षिक, तो इससे आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 1:3:7 के अनुपात में ये लिखा रहे या ना लिखा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए तथा सी की कुल वार्षिक आय, ए तथा सी की कुल वार्षिक आय, यहाँ पर बोलिए ए तथा सी के कुल वार्षिक आय हो जाएगा 718, जो निकालना है उसको गुना। बी का मासिक वेतन क्या है, बी का निकालना है तो 3 से गुना कर दिए, मासिक पूछ रहा है तो 12 से भाग कर दीजिएगा, 8 से 8, 3 से कट जाएगा 4 बार, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 4 से ये 100 कट जाएगा 25 बार, तो आपका आंसर हो जाएगा 25,000। इस तरह से हल कर लेंगे। मेरे प्यारे शिष्य, आशा करते हैं कि डायरेक्ट रेशियो से तो आप जल्दी से अब तुलना कर ही सकते हैं। बस एक ही टाइप का प्रश्न था, बस इसको थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए, उसके बाद फिर अगला क्लास में हम लोग आगे सीखेंगे। केस 5 इसको अगला क्लास में सिखा देंगे। आज का होमवर्क है आपका 107 प्रश्न। मेरे प्यारे शिष्य, नॉलेज एक अलग चीज़ है, प्रैक्टिस एक अलग चीज़ है। आप पढ़ेंगे तो सिर्फ आपका नॉलेज हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो क्वेश्चन पढ़कर सोचने समझने का वक्त नहीं होता है, वहाँ कलम के नोक पर आंसर होना चाहिए, और वो तभी हो पाएगा जब आप भरपूर प्रैक्टिस करिएगा, अभ्यास करिएगा। तो आज का होमवर्क मात्र 107 प्रश्न है। 107 प्रश्न को बनाने में हम आशा करते हैं कि आपको 30 से 35 मिनट लगेगा। तो 30 से 35 मिनट में इन सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर देना है।
अगर 30 मिनट भी लगता है तो वो बहुत ज़्यादा, उससे भी कम में बनाने का प्रयास करेंगे। अगर 30 मिनट से ज़्यादा समय लगता है तो आप उसी चीज़ को दोबारा बनाइए, तिबारा बनाइए, तो फिर आपको समय कम लगने लगेगा। 30 मिनट में 107 प्रश्न आप बना सकते हैं। तो आज का होमवर्क आपका ये रहेगा, आप डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक देख लेंगे और उससे आप होमवर्क पूरा कर लेंगे। अगला क्लास में हम मिलते हैं। बस एक एक करके धीरे धीरे बारी बारी से आगे बढ़ते चलेंगे। और कोई भी क्वेश्चन अगर ना बने तो घबराना नहीं, बार बार ठोकर खाते रहो, फिर भी अपना फर्ज निभाते रहो। यही सफलता का दस्तूर है यारो, कि असफल होकर भी बार बार प्रयास करते रहो। अगर कोई क्वेश्चन ना बने तो डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं। बस आज से आपका क्लास स्टार्ट हुआ है, आज पहला दिन है, 2 दिन 4 दिन चलेगा तो फिर ट्रैक पे आ जाएगा। उसके बाद फिर 2-4-10 क्लास के बाद आपको ऐप डाउनलोड करवा देंगे, जिससे पढ़ने में थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा। तो बस पढ़ाई करते रहिए और होमवर्क पूरा करते रहिए। अगला वीडियो फिर आपका क्लास का कल चला जाएगा।